हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में, और जो भी अब तक हमारे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय रहे हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 साल रूल किया। अब इस 200 साल के रूल करने के दौरान उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर रखा और उनकी वजह से सारी चीजें इंडिया में कंट्रोल करें। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स की 3 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इसमें बंगाल सबसे सुप्रीम प्रोविंस थी। तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो देखिए, स्टार्टिंग में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो सुप्रीम माने जाते थे, है ना। तो उनमें फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था उसको हम जानेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उसी के अलावा और जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था बेटा? बैरन हेस्टिंग। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आपके। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? बैरन हेस्टिंग था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग ये हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसी के टाइम में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बेटा कहां स्टैब्लिश हुआ? कलकत्ता। इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पे स्टैब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। इसी टाइम में, ठीक है, फिट इंडिया एक्ट भी आया इन्हीं के टाइम में। रोहिला वॉर हुई, मराठा वॉर हुई, तालबाई की ट्रीटी भी हुई मराठाओं के साथ अंग्रेजों की, मैसूर वॉर हुई, एशियाटिक सोसाइटीज का फॉर्मेशन हुआ विलियम जोन्स के द्वारा, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने फॉर्म किया था? इसे ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फॉर्म बाय विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने इसे फॉर्म किया था। ठीक है, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था बेटा? चार्ल्स वाइकिंग ने। तो चार्ल्स वाइकिंग ने भगवत गीता को इन्हीं के टाइम में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम के हिसाब से आपके बहुत जरूरी है। फिर इनके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट गवर्नर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो थर्ड मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन्हीं के टाइम में हुई। ठीक है, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट, अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था। ठीक है, पुराने टाइम में टैक्स कलेक्टिंग के कई मेथड होते थे, उसमें तो लैंड रेवेन्यू, है ना। अंग्रेज क्या करते थे? लगान लेते थे। इससे भारत के जितने भी बोल सकते फार्मर्स होते थे उनसे क्या करते थे? छोटा छोटा टैक्स वसूलते थे। तो वो परमानेंट सेटलमेंट एक तरह का टैक्स सिस्टम था लैंड रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज टॉप मोस्ट सर्विसेज होती है इंडिया में। क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विसेज को बीट करना पड़ता है, और इंडिया में सिविल सर्विसेज को शुरू करने का जो वो सारा क्रेडिट जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है, और इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म जो थे, और जैसे दरोगा वगैरह की पोस्ट आप इंडिया में देखते हो वो इन्हीं के टाइम में शुरू की गई। ठीक है, इनके टाइम में एक बुक थी अभिज्ञान शकुंतलम, उसको विलियम जोन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, भगवद गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? चार्ल्स वाइकिंग ने। अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगले गवर्नर जनरल की तरफ। अगला गवर्नर जनरल है सन जॉन शोर। ठीक है, देखिए परमानेंट सेटलमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस तो पीछे आपका कॉर्नवालिस ने कर लिया, लेकिन इंडिया में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया? सर जॉन शोर ने। ठीक है, इनके टाइम में बैटल ऑफ खारदा हुई। ठीक है,
बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अगले गवर्नर जो है आपके लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडारी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, सब्सिडारी अलायंस मतलब ये अंग्रेजों की कुछ फौज राजाओं के पास हमेशा रहेगी, उनके पैसे पर, उनके लिए काम करेगी, लेकिन होगी अंग्रेजों। ये बड़ा खतरनाक सिस्टम था, है ना। और निजाम ऑफ हैदराबाद से इन्होंने शुरू करके मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावा, सिंधिया सब पे लागू करा दिया। ठीक है, फिर अगले हैं आपके जॉर्ज बर्लो। जॉर्ज बर्लो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके टाइम में वेल्लोर म्यूटिनी थी, म्यूटिनी हुई थी, वेल्लोर की म्यूटिनी इन्हीं के टाइम में हुई थी, ध्यान रखिए। ठीक है, फिर आते हैं अगले नंबर पे लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्हीं के टाइम में होती। ट्रीटी ऑफ अमृतसर राजा रणजीत सिंह के टाइम में हुआ था, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा थर्ड मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम में हुई थी, और इन्हीं के टाइम में रयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस, रयतवाड़ी जो थी लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में थॉमस मुनरो ने स्टैब्लिश किया था। किसने स्टैब्लिश किया था? थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो ने रयतवाड़ी सिस्टम को इंडिया में स्टैब्लिश किया। ठीक, फिर आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट ने फर्स्ट बर्मीज वॉर और ट्रीटी ऑफ यंदाबू, ये दोनों इन्हीं के टाइम में हुई, है ना। बर्मा के साथ पहली वॉर और ट्रीटी ऑफ यंदाबू इस वॉर के बाद हुई थी। ठीक, तो यहां तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चलता था। ठीक है बेटा, ये तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चलता था। इसके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल में पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था आपका? ठीक है, वो था आपका वैरन हास्टिंग। अब आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेटा कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, आपके पेपर का क्वेश्चन है, आ चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, है ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक है, इनके टाइम में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिफॉर्म हुए, जैसे सती प्रथा को खत्म किया गया, जो ठग्स थे उनको एलिमिनेट किया गया। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम को मैकाले के रिकमेंडेशन पे थोड़ा सा चेंज किया गया। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सैक्रिफाइस जैसी चीजों को दबाया गया। तो ये वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को, है ना, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक, इसको बेटा याद रखना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मेटकाल्फ, ठीक है, लॉर्ड मेटकाल्फ की बात करें तो इनको सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता है, लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया, है ना। प्रेस को इन्होंने बहुत ऊपर तक लेके गए थे, बहुत प्रमोट किया था। फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में अफगान वॉर हुई थी, जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत ही डिजास्टर हुई साबित हुई थी। फिर लॉर्ड एलन वॉर। लॉर्ड एलन वॉर की अगर हम बात करें तो ब्रॉट एन एंड ऑफ अफगान वॉर, इन्हीं के टाइम में, उनके टाइम में शुरू हुई थी और अफगान वॉर इनके टाइम में खत्म हुई। ठीक है, इन्होंने सिंध को अपने कब्जे में लिया, चार्ल्स नेपियर इनके सलाह थे, उनकी मदद से। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग। अगला हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 1848 के बीच में इनका पूरा टाइम था। इनके टाइम में बच्चों फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे अगले जो गवर्नर जनरल है बेटा वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इतिहास के पन्नों में लॉर्ड डलहौजी का नाम ही अलग है, इस नाम को आपको भूलना नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? अगर कोई राजा है जिसकी कोई भी बच्चे नहीं है तो किसी बच्चे को गोद नहीं दे सकता,
और अगर वो ऐसा करता है या उसके बच्चे हैं नहीं और उसने कुछ भी नहीं किया, दोनों केसेस में वो जो अगर उसके पास कोई खुद का फर्स्ट ब्लड का सक्सेशन नहीं है तो उसका जो भी स्टेट है, राज्य है, वो अंग्रेजों के पास आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम था। और अगर देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इन्होंने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भागत, उदयपुर, झांसी, अवध जैसे अलग अलग एरियाज को कब्जे में लिया। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की स्टार्ट हुई थी सतारा से, है ना। और जो आपका बैटल ऑफ झांसी हुई जिसमें रानी ऑफ झांसी ने खून बहाया, वो भी इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से हुई, बहुत फेमस। डलहौजी ने ये काम खराब किया था जिसकी वजह से हम उसको हिस्ट्री में बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए। जैसे इंडिया में रेलवे लाइन जो बची इन्हीं के टाइम में बची। इंडिया में पहली ट्रेन डलहौजी के टाइम में चली, बॉम्बे से थाने, है ना। टेलीग्राफ जो सिस्टम है इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम भी डलहौजी के टाइम में हुआ। पोस्टल रिफॉर्म भी डलहौजी के टाइम में बहुत सारे हुए, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट जो आया था वो भी डलहौजी टाइम में आया। इसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट, है ना, विधवा का पुनर्विवाह, फिर से शादी करने का कॉन्सेप्ट भी किसने लाया? डलहौजी लाया, ठीक है। डलहौजी के टाइम में पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टेब्लिश हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डलहौजी के टाइम में हुई। तो डलहौजी ने बहुत कुछ किया। डलहौजी एक बहुत ही ईमानदार और अपने लोगों के लिए वफादार आदमी था, लेकिन उसने इंडिया के लिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया वो बहुत हार्मफुल थी। ये सब चीजें इंडिया को मिली, लेकिन इसमें ज्यादा धुलाई किसकी थी? अंग्रेजों की थी। इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजों के लिए ज्यादा लॉयल था। उसने इंडिया को दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। अब लॉर्ड डलहौजी के बाद हमारा सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के बाद, ठीक है, 1857 की क्रांति आ जाती है। 1857 का क्या आ जाता है? रेवोल्यूशन। और 1857 के रेवोल्यूशन ने क्या किया? अंग्रेजों को समझा दिया कि भैया तुम कभी भी यहां से जा सकते हो। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने गवर्नर जनरल का सिस्टम खत्म कर दिया और गवर्नर जनरल की पोस्ट को अब क्या कर दिया? वाइसरॉय बना दिया। तो अब अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल नहीं होता है 57 के बाद से, आ गया वाइसरॉय। और इंडिया का पहला वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, है ना। और आते के साथ ही इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसने बहुत ज्यादा रिवोल्ट लेके आया था उसको यहाँ पे हटाया, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट था, म्यूटिनिटी ऑफ टुक प्लेस इसी के टाइम में। 1857 का रिवॉल्ट आया था, उसी के बाद ही ये पोस्ट खत्म होकर ये लास्ट गवर्नर जनरल रह गया उस टाइम में, फर्स्ट वाइसरॉय बन गया। आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो भी रिसेंटली भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसका नाम चेंज होगा, वो 1816 पहली बार आया था, है ना। और पास एन एक्ट इन 1858 which ended the rule of East India Company and University of Calcutta and Bombay, Madras was established in 1857, ठीक है। तो 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। कब? 1857 में, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की। किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है। तो बेटा आगे आता है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के टाइम में हमारा कौन सा मूवमेंट चला? वहाबी मूवमेंट चला, से याद रखिएगा। फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए इनके टाइम में, ठीक है। कहां कहां पर? इंडिया के पहले 3 हाई कोर्ट जो थे वो एक कलकत्ता में था, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, 1865, ठीक है। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम में इंडिया में हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन यूरोप में ओपन हुआ और इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग हुई। किसके टाइम में? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम में। तो इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत भी यहीं से हुई है। बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर चालू हो गई।
फिर आता है लॉर्ड मायो, 1869 से 72 के बीच में इंडिया का पहला स्टैटिकल सर्वे इन्हीं के टाइम में हुआ। इंडिया में पहला सेंसस जिसे बोल सकते हैं 1871 में मायो के टाइम में हुआ। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी इंडिया में शुरू किया और इंडिया में एग्रीकल्चर और कॉमर्स डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट भी लॉर्ड मायो ने किया। ठीक है, इन्होंने राजकोट कॉलेज काठियावाड़ गुजरात में एस्टेब्लिश किया और मायो कॉलेज अजमेर में एस्टेब्लिश किया। मायो कॉलेज अजमेर का आज भी बहुत फेमस कॉलेज है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, और ये इकलौते ऐसे वाइसराय थे जिनका मर्डर हुआ। ये अंडमान गए थे, अंडमान में इनको मार दिया गया था 1872 में। इसे लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के टाइम में आप अगर देखें तो सेंसस हुआ, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स स्टैब्लिश हुआ, साथ ही साथ तो इन्होंने बोल सकते हैं कॉलेज स्टैब्लिश किए, राजकोट कॉलेज काठियावाड़ में और कॉलेज ऑफ मायो कॉलेज एट अजमेर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे अगले लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, कुका रिबेलियन। बेटा कुका रिबेलियन जो है वो इन्हीं के टाइम में स्टैब्लिश हुआ, मतलब हुआ, स्टैब्लिश नहीं हुआ। और बिहार में जो भुखमरी हुई, सूखा पड़ा, वो भी उसी टाइम में। फिर आते हैं लॉर्ड लाइटन। ठीक है, इनको वाइस रॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर कहा जाता है ना। रिवर्स कैरेक्टर मतलब उल्टे कैरेक्टर का। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 and the assumption of title of Empress of India by Queen Victoria, ठीक है, at दिल्ली दरबार 1877 इन्हीं के टाइम में हुआ। इन्हीं के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इन्हीं के टाइम में आर्म्स एक्ट आया, है ना। दो बड़े एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब लोकल लैंग्वेज में जो भी प्रेस छपती है उन पर रोक लगाने का एक्ट, और साथ ही साथ आर्म एक्ट इन्हीं के टाइम में आया, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है लॉर्ड रिपेन। लॉर्ड रिपेन के टाइम में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया, साथ ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में लॉर्ड रिपेन के टाइम में आया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपेन को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसकी काफी ज्यादा इंडियंस लोगों ने विरोध किया था उसको हटा दिया। ठीक है, लॉर्ड रिपेन इज द फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, इनके टाइम में एक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन कमीशन था, हंटर कमेटी, सर विलियम हंटर कमेटी। ठीक है, जो कि इंडिया में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म के लिए थी, उसने यहां पर अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इनके टाइम में इल्बर्ट बिल आया था जजों को लेकर, तो इल्बर्ट बिल इनके टाइम में आया, और आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके टाइम में हटा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहां से बेटा हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो थर्ड बर्मीज वॉर इन्हीं के टाइम में हुई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के टाइम में बना, इसे ध्यान रखिएगा 1885 में। तो 1885 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्हीं के टाइम में बना। फिर उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड लैंसडाउन। इनके टाइम में बेटा फैक्ट्री एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, है ना, इसके याद रखिएगा। और इन्हीं के टाइम में दुरन कमीशन, दुरन लाइन जो आप देखते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बनी थी, वो इनके टाइम में आया था, दुरन कमीशन। ठीक है, फिर लॉर्ड एल्गिन टू। लॉर्ड एल्गिन टू की बात करें तो इनके टाइम में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था और लियोल कमीशन आए थे। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम में बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में बेटा। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया, इसे ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में स्टैब्लिश हुआ 1905 में, तो इनके टाइम में आपका एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ। फिर लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के टाइम में स्वदेशी मूवमेंट
मुस्लिम लीग, सूरत सेशन और मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ। ठीक है बच्चों। फिर लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू महासभा का एस्टेब्लिशमेंट इन्हीं के टाइम में हुआ। ठीक है। और अगर देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसको फॉर्म किया था। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड के टाइम में इंडिया में साबरमती आश्रम बना। ठीक है। और इन्हीं के टाइम में गांधी जी इंडिया रिटर्न हो गए, वापस आ गए। इनके टाइम में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ। जलियांवाला बाग का जो मैस्कर था 1919 में था, इसे याद रखिएगा। खिलाफत मूवमेंट भी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम में हुए। खिलाफत मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ था, जलियांवाला बाग को लेकर, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी वही था। ठीक है। अब यहां से गांधी जी की एंट्री हो चुकी है, तो गांधी जी का नाम आपको कई जगह पर मिलेगा। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग ने रॉलेट एक्ट को रिमूव किया। इन्हीं के टाइम में आरएसएस फाउंड हुआ। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन भी इन्हीं के टाइम में हुआ। ठीक है। मोपला रिबेलियन और काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये सब लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ है ना। काकोरी जो कांड था वो भी इसी टाइम में हुआ। कम्युनल राइट्स बहुत सारे हुए। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज इंडिया में चालू हो चुकी थी। फिर इरविन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के टाइम में साइमन कमीशन इंडिया आया। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया में साइमन कमीशन कब आया? लॉर्ड इरविन के टाइम में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई बेटा? लॉर्ड इरविन के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलिंगडॉन, लॉर्ड विलिंगडॉन की अगर हम बात करें तो इनके टाइम में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 एंड 32। ठीक है। इन्हीं के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सबसे बड़ा एक्ट था, जिसकी पूरे इंडिया ने अच्छे से प्रोटेस्ट किया जिसके खिलाफ। देन लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है बेटा, कांग्रेस मिनिस्टर ने इन्हीं के टाइम में रिजाइन देकर काला दिवस मनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और टू नेशन थ्योरी और भारत से पाकिस्तान के अलग होने का जो पहली बात इस शुरुआत हुई थी वो इसी वाइसरॉय के टाइम में हुई थी। क्रिस मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुआ। बच्चों से ध्यान रखिएगा। देन लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड वेवेल के टाइम में कैबिनेट मिशन आया, शिमला कॉन्फ्रेंस। इंडिया में शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवेल मिशन लॉर्ड वेवेल के टाइम में आया, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंडिया में पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी इन्हीं के टाइम में बनी। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये दोनों कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? कोई भी पूछेगा, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा, आ भी चुका है, फिर आ सकता है। तो ब्रिटिश इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल बेटा कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्री इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के टाइम में माउंटबेटन प्लान आया था, जिससे इंडिया और पाकिस्तान का मैप बना था, है ना। और इनके बाद इनको सक्सीड किया सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, है ना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और इन सारे गवर्नर जनरल की कहानी खत्म हो गई। ठीक है। अब देखो, आपको 2 से 3 यहाँ पे याद रखोगे, तब नाम भी याद रखो, तो आपको 2 से 3 नाम आपको यहाँ पर याद रखने, जैसे आपको वैरन हास्टिंग का नाम बेटा भूलना ही नहीं, वैरन हास्टिंग। ठीक है, पहला नाम जो आपको याद रखना है। दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेटा ये नाम तो आप भूल ही नहीं सकते।
है ना। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन, और श्री राजगोपालचारी। बेटा ये चार जो हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना ही नहीं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज पैरानास। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड श्री राजगोपालचारी। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, दैट इज श्री राजगोपाल। तो ये सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं, इनमें आपको ये नाम भूलने ही नहीं है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी या दो चार जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे वो याद रखिएगा। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। तो इस तरह से 5-6 गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिनको भूला ही नहीं जा सकता। बाकी सारे अगर आप थोड़ा बहुत भूल जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इन चार का नाम प्लस दो चार और हैं, उनके नाम को आपको हमेशा के दिमाग में सेट, इनको आप भूलने का मतलब है पेपर में नंबर गंवाना। तो भाई इसके साथ ही हमने गवर्नर जनरल की एक समरी को यहाँ पे समझ लिया। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया। चलिए गवर्नर जनरल थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हमने सारे गवर्नर जनरल को एक साथ समेट दिया। हिस्ट्री के बहुत बड़े पार्ट को हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको बच्चों समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना देते हैं। थैंक यू।